20 अगस्त 1911 शाम का वक्त था और पेरिस का लूव्र म्यूजियम कुछ ही देर में बंद होने वाला था कि तभी एक छोटे कद का मूंछों वाला आदमी म्यूजियम में दाखिल हो जाता है। क्लोजिंग टाइम होते ही सभी विजिटर्स म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी किसी की नजर में आए बिना खुद को किसी कोने में छुपा लेता है और पूरी रात उसी एक कोने में छिपकर गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है वो बहुत चालाकी से म्यूजियम के उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ कई पॉपुलर पेंटिंग्स दीवार पर टंगी हुई थी। वो दाएं बाएं नजर घुमाता है, वहाँ कोई नहीं था। मौका देखते ही वो आदमी दीवार से एक पेंटिंग उतारता है, उसे एक सफेद कपड़े में लपेटता है और म्यूजियम से बाहर निकलकर शहर की भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। उस आदमी ने बहुत ही आसानी से सदी की सबसे बड़ी आर्ट हाइस्ट को अंजाम दे दिया था। उसने जो पेंटिंग चुराई थी उसका नाम मोनालिसा था, जो तब करीब 400 साल पुरानी थी और 100 से भी ज्यादा सालों से लूव्र म्यूजियम में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यूं तो मोनालिसा एक बहुत ही कीमती और बेहद खास पेंटिंग थी, लेकिन 400 सालों में भी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितनी वो इस चोरी के 2 दिन बाद ही बन जाती है। मोनालिसा पूरी दुनिया में इतनी फेमस हो जाती है कि पेंटिंग में रत्ती भर भी रुचि ना रखने वाला इंसान भी उसका नाम जान जाता है। पर आखिर वो छोटे कद का मूंछों वाला आदमी कौन था जो दुनिया के सबसे बड़े और फ्रांस के सबसे सिक्योर म्यूजियम से दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग को लेकर फरार हो गया? और सबसे जरूरी बात, आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है कि जहां फ्रांस के सम्राट नेपोलियन इसे अपने बेडरूम में लगाकर सोते थे, तो वही एक आर्टिस्ट मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान में इतना पागल हो गया था कि उसने एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। Mona Lisa is simply the most important. Leonardo da Vinci considered it one of his favorite paintings. Then, in 1911, the painting disappeared without a trace or a clue. This was the greatest art heist in modern times. मोनालिसा की कहानी जानने के लिए हमें आज से करीब 500 साल पीछे 16वीं शताब्दी में चलना होगा, जब इस पेंटिंग को बनाया गया था। मोनालिसा को बनाने वाले शख्स का नाम लियोनार्डो डा विंची था, जो इटली के रहने वाले थे। लियोनार्डो डा विंची एक जीनियस और बेहद मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। वो राइटर, पेंटर, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और जूलॉजिस्ट समेत दर्जन से ज्यादा प्रोफेशंस में माहिर थे। उनका हर काम जिज्ञासा से भरा हुआ था। उनके अंदर हर काम को परफेक्शन से करने की भूख थी। लियोनार्डो डा विंची एक ऐसे एक्सपेरिमेंटर इंसान थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में चीजों को एक अलग नजर से देखा और अपने हर काम को बड़े ही यूनिक तरीके से किया। लेडी विथ एन अर्मिन, द लास्ट सपर और द वर्जिन ऑफ द रॉक्स जैसी कई बेहतरीन पेंटिंग्स बनाने के बाद लियोनार्डो साल 1503 में एक नई पेंटिंग पर काम शुरू करते हैं। उन्हें इस पेंटिंग का काम एक इटालियन सिल्क मर्चेंट फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो ने सौंपा था, जो लियोनार्डो से अपनी पत्नी लीसा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग बनवाना चाहता था। लियोनार्डो अक्टूबर 1503 में लीसा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं और उसी औरत के नाम पर इस पेंटिंग को मोनालिसा नाम दिया जाता है। मोना एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब मैडम या फिर माय लेडी होता है। लियोनार्डो अपने हर काम की तरह इस पेंटिंग को भी पूरी शिद्दत से बनाने में जुट गए। वो पूरे 4 साल तक इस पेंटिंग को एक एक बारीकी के साथ बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी पेंटिंग पूरी नहीं बन पाई। अभी भी उन्हें वैसा परफेक्शन नहीं मिल पाया था जैसा उन्हें चाहिए था। किसी कारण वो इस पेंटिंग को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। आगे चलकर जब 1516 में फ्रांस के सम्राट ने लियोनार्डो डा विंची को फ्रांस आने के लिए बुलावा भेजा, तो वो अपने साथ उस अधूरी पेंटिंग को भी ले गए। फ्रांस में पेंटिंग पर फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन 1517 में लियोनार्डो के राइट हैंड को लकवा मार गया और 2 साल बाद 1519 में उनकी मौत हो गई, जिस कारण मोनालिसा कभी पूरी नहीं बन पाई। ये हैरान करने वाली बात है कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग इनकम्प्लीट है, लेकिन लियोनार्डो डा विंची की ये बेमिसाल कलाकारी ही थी कि उनके अधूरे काम में भी एक अलग तरह का परफेक्शन था। उनकी इस इनकम्प्लीट पेंटिंग ने फ्रांस के राजा को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने लियोनार्डो की मौत के बाद इसे अपने रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बना लिया। करीब 250 सालों तक मोनालिसा फ्रेंच राजाओं के महल की सजावट में 4 चांद लगाती रही, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्टे पावर में आया और उसकी नजर मोनालिसा पर पड़ी, तो वो उसका मुरीद हो गया और उसने साल 1800 में इसे अपने बेडरूम में लगवा लिया। 4 सालों तक नेपोलियन के बेडरूम में रहने के बाद 1804 में मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम की ग्रैंड गैलरी में लगा दिया जाता है। लूव्र म्यूजियम केवल फ्रांस का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये हमेशा से ही दुनिया भर के टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र रहा है। लूव्र म्यूजियम में आने के बाद मोनालिसा को वहाँ कोई भी देख सकता था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि दशकों तक मोनालिसा को विजिट करने वालों की गिनती बेहद
कम रही। बहुत कम लोग ही मोनालिसा के बारे में जानते थे। केवल उन्हीं लोगों ने मोनालिसा को देखा था जो या तो आर्टिस्ट थे या बहुत बड़े आर्ट लवर्स थे। जहां कई आर्ट क्रिटिक्स को मोनालिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो मोनालिसा को घंटों तक बस निहारते ही रह जाते और लियोनार्डो डा विंची की तारीफ करते ना थकते। उन्हें मोनालिसा अधूरी होकर भी अधूरी नहीं लगती थी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन असल में ये केवल 30 बाय 21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर या कैनवास पर नहीं बल्कि पॉपुलर वुड पैनल पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। सबसे ज्यादा खास बात इस पेंटिंग में मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान है, जिस पर फिदा होने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक नजर में मोनालिसा हल्की मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन देर तक देखते रहने पर धीरे धीरे ये मुस्कुराहट गायब होती जाती है। मोनालिसा की इस रहस्यमयी मुस्कान पर फ्रांस का एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो तो इस कदर फिदा था कि उसने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने अपने आखिरी नोट में आत्महत्या के पीछे मोनालिसा की मुस्कान को वजह बताया था। देखते ही देखते मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम में रहते हुए 100 से भी ज्यादा साल बीत जाते हैं। इतना वक्त गुजरने के बाद भी उसे ज्यादातर केवल आर्ट वर्ल्ड से जुड़े लोग ही जानते थे। पब्लिक के लिए मोनालिसा वैसी ही थी जैसे कि कोई दूसरी आम पेंटिंग। लोगों ने उसे कभी सही से अटेंशन के साथ देखा ही नहीं था। लेकिन साल 1911 में ये सब कुछ बदलने वाला था और इसे बदलने वाले शख्स का नाम था विंचेंजो पेरुजिया। पेरुजिया इटली का रहने वाला था और उसे हमेशा से ये बात खाई जाती थी कि जब मोनालिसा एक इटालियन लेडी की पेंटिंग है और इसे बनाने वाला भी एक इटालियन था, तो फिर किस हक से फ्रांस ने उसे अपनी प्रॉपर्टी मानकर अपने यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद वो ठान लेता है कि वो मोनालिसा को फ्रांस से वापस इटली लाएगा। वो इसी प्लान के साथ 1908 में इटली से पेरिस आ जाता है और लूव्र म्यूजियम में नौकरी करने लगता है। यहाँ उसका काम पेंटिंग्स की सफाई करना, उन्हें दोबारा फ्रेम करना और कभी कभी पेंटिंग्स के मजबूत केसेस बनाने का था। एक बार जब मोनालिसा का बॉक्स फ्रेम तैयार किया जा रहा था, तब पेरुजिया भी उसे बनाने वाली टीम में शामिल था, जिस वजह से उसे ये भी पता था कि चंद मिनटों में उस बेहद जटिल फ्रेम को कैसे ओपन किया जा सकता है। लूव्र म्यूजियम की एक एक जगह, एक एक रास्ता और सिक्योरिटी से जुड़ी हर छोटी से छोटी डिटेल जान लेने के बाद विंसेंजो पेरुजिया लूव्र म्यूजियम की जॉब छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने जॉब एक्सपीरियंस के बेस पर मोनालिसा को चोरी करने की साजिश रचता है। काफी वक्त तक वो एक एक पॉइंट पर बारीकी से सोच विचार करता है। पूरा प्लान बनने के बाद 20 अगस्त 1911 को संडे की शाम वो लूव्र म्यूजियम में दाखिल हो जाता है। म्यूजियम में घुसकर वो सलोन केयर की ओर बढ़ता है, जहां कई पेंटिंग्स थी, लेकिन उसकी नजर उनमें से केवल मोनालिसा पर थी। वो मोनालिसा की तरफ बढ़ता है, एक मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है, लेकिन फिर अगले ही पल अपने कदम पीछे कर लेता है। उसे चोरी अभी नहीं करनी थी, क्योंकि वहां आसपास लोग थे, सिक्योरिटी थी और वो चोरी करते पकड़ा जा सकता था। उसका प्लान ये था कि वो पूरी रात म्यूजियम में छिपकर गुजारेगा और अगले दिन सोमवार की सुबह मोनालिसा को चोरी करेगा। सोमवार को मेंटेनेंस की वजह से म्यूजियम विजिटर्स के लिए बंद रहने वाला था, जिस वजह से सिक्योरिटी भी बहुत कम रहने वाली थी और पेरुजिया के लिए यह आसान मौका था। चूंकि उसने इस म्यूजियम में काम किया था, इसलिए उसे इस म्यूजियम के चप्पे चप्पे का पता था। इसी वजह से वो एक स्टोरेज क्लोजेट को रात भर छिपने का ठिकाना बनाता है, जहां किसी के भी आने का चांस बहुत कम था। जैसे ही सुबह होती है, वो सफेद एप्रन पहनकर बाहर निकलता है, जो कि म्यूजियम के कर्मचारियों की यूनिफॉर्म थी। इसके बाद वो बड़ी सतर्कता से तेज कदमों के साथ सलोन केयर के पास पहुंचता है और मोनालिसा को दीवार से उतारकर उसे कांच के फ्रेम से अलग कर एक सफेद कपड़े में लपेट लेता है। इसके बाद वो मोनालिसा को लेकर सीढ़ियां उतरता है और दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश करता है, वो नहीं खुलता। दरवाजा लॉक्ड था, इसलिए बार बार की कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। उसके माथे पर शिकन, दिल में डर और आंखों में पकड़े जाने का खौफ एकदम से उजागर होने लगा था। उसके होश तब और उड़ गए जब म्यूजियम का एक प्लम्बर वहां आ जाता है। पकड़े जाने का डर उस पर हावी होने लगा। किसी तरह उसने अपने हाव भाव संभाले। उसकी सांस में सांस तब आई जब वो प्लम्बर उसकी व्हाइट ड्रेस देखकर धोखा खा गया और उसने उसे म्यूजियम का कर्मचारी समझकर गेट खोलने में उसकी मदद कर दी। इसके बाद विंसेंजो पेरुजिया उसे धन्यवाद कहकर बड़ी आसानी से मोनालिसा को अपने साथ लेकर लूव्र म्यूजियम से बाहर निकल आया।
24 घंटे तक किसी को पता ही नहीं चला कि मोनालिसा चोरी हो चुकी है। म्यूजियम में अक्सर पेंटिंग्स को सफाई या फोटोग्राफी के लिए हटाया जाता था, इसलिए किसी ने मोनालिसा की खाली जगह पर ध्यान नहीं दिया। ट्यूसडे की दोपहर जब लुई बेरोड नाम का एक फेमस पेंटर मोनालिसा की एक नकल बनाने के लिए लूव म्यूजियम पहुंचा तो उसने देखा कि मोनालिसा की जगह केवल 4 कील और उनके बीच धूल की परत जमा थी। इसके बाद म्यूजियम का एक कर्मचारी मोनालिसा को ढूंढने में लग गया, लेकिन कोना कोना छान लेने के बाद भी वो नहीं मिली। जैसे ही ये बात म्यूजियम के मैनेजमेंट तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। बात पहले शहर, फिर देश और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। उस समय तक बेशक मोनालिसा आम जनता के बीच इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन कला प्रेमी और चित्रकार इसके बड़े कदरदान थे। जब चोरी की खबर फैली तो सैकड़ों लोग लूव म्यूजियम में शोक मनाने के लिए जमा हो गए। कई लोग तो मोनालिसा की खाली जगह पर फूल चढ़ाने लगे। पूरे पेरिस में ऐसा माहौल था जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस घटना को अपने पहले पन्ने पर छापा, जिससे मोनालिसा पूरी दुनिया के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई। जो लोग पेंटिंग्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, उन्हें भी अब मोनालिसा के बारे में पता था। लोगों का गुस्सा म्यूजियम के डायरेक्टर पर भी निकला और उसकी लापरवाही के लिए उसे उसके पद से हटा दिया गया। सबके मन में केवल एक ही सवाल था कि लियोनार्डो की मोनालिसा, जो पिछले 100 साल से झुके हुए कंधे लेकर एक जगह बैठकर अपनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेर रही थी, वो अचानक कहां और किसके साथ चली गई। इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस के साथ साथ फ्रांस के 60 सबसे बड़े डिटेक्टिव्स जुट गए। उन्हें म्यूजियम में ही मोनालिसा की कांच की प्लेट और उसका फ्रेम मिलता है। मामले को सुलझाने के लिए फेमस फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट अल्फोंस बर्टिलोन को बुलाया जाता है। उन्हें उस कांच पर चोर का थंबप्रिंट मिलता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो थंबप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में किसी से भी मेल नहीं खाता। पुलिस ने गार्ड्स और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ से सिर्फ इतना पता चल सका कि चोरी सोमवार की सुबह 7 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई थी, लेकिन इसके अलावा चोर के बारे में कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस ने मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान वाले वांटेड पोस्टर्स पूरे शहर की दीवारों पर चिपका दिए। सड़क से गुजरती गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों की चेक पॉइंट्स पर तलाशी ली जाने लगी। न्यूज़पेपर्स में मोनालिसा को ढूंढने वाले के लिए भारी भरकम इनाम की घोषणा कर दी गई। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए शक के चलते सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इन गिरफ्तार किए जाने वालों में एक नाम मशहूर कवि और नाटककार गिलोम अपोलिनियर का भी था। अपोलिनियर ने एक बार लूव म्यूजियम को जला देने की बात कही थी। उनके सेक्रेटरी ने लूव से 2 प्राचीन मूर्तियों की भी चोरी की थी, इसलिए उन पर पुलिस को शक था। लेकिन जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो खुद को इनोसेंट बताते हुए इस चोरी के पीछे एक ऐसे शख्स के होने का दावा करते हैं जिनके नाम के बाहर आने से पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। गिलोम अपोलिनियर किसी और का नहीं बल्कि अपने करीबी दोस्त और दुनिया के मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो का नाम लेते हैं। अपोलिनियर के अलावा एक और आदमी था जिसने पिकासो का नाम लिया था। उस आदमी ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने खुद लूव म्यूजियम से कुछ मूर्तियां चुराकर पिकासो को बेची थी, जिनका पिकासो ने अपनी पेंटिंग में भी इस्तेमाल किया था। पहले तो यह दावा पुलिस को अजीब लगा, लेकिन जब चोरी की गई मूर्तियों के सीरियल नंबर्स चेक किए गए तो लूव म्यूजियम की मैनेजमेंट ने पुष्टि की कि मूर्तियां सच में उनके संग्रह से थी। इसके बाद पिकासो को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। पिकासो से काफी लंबी चौड़ी पूछताछ हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में गिलोम अपोलिनियर और पाब्लो पिकासो दोनों को ही रिहा कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस का शक एक और पॉपुलर इंसान जेपी मॉर्गन पर गया, जो अमेरिकन बैंकर के साथ साथ बहुत बड़े आर्ट लवर भी थे, जिन्हें अद्भुत कला की चीजों को अपने पास सहेज कर रखने का बहुत शौक था। उस समय आर्ट फोर्जरी यानी नकली पेंटिंग बनाना और उन्हें अमीर अमरीकियों को बेचना बहुत बड़ा धंधा था। इसी वजह से यह अफवाह थी कि जेपी मॉर्गन के कहने पर ही मोनालिसा को चोरी किया गया है और अब चोर जरूर मोनालिसा को उनके पास ले जाने की कोशिश में होगा। इसी शक के आधार पर फ्रांस से अमेरिका पहुंचने वाले एक जहाज को अमेरिका की पुलिस ने रोका और उसकी पूरी तलाशी ली, लेकिन पेंटिंग वहां भी नहीं मिली। इस दौरान दुनिया भर से नई नई थ्योरी सामने आती रही। जहां फ्रांस के कुछ लोगों ने मोनालिसा को चोरी करने का इल्जाम जर्मन्स पर लगाया, तो वहीं जर्मन्स ने इस चोरी की पूरी साजिश के लिए फ्रेंच सरकार को जिम्मेदार माना। जर्मन्स के हिसाब से फ्रेंच सरकार ने ये सब कुछ जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया था। इस तरह नए नए पहलू उस चोरी को लेकर निकलने लगे, लेकिन असल में सच से हर कोई कोसों दूर था। जनता इस मामले को लेकर बेचैन थी और इन्वेस्टिगेटर्स कोशिश कर करके थक चुके थे। इसी तरह हफ्ते, फिर महीने और फिर देखते ही देखते 2 साल निकल गए, लेकिन मोनालिसा अपनी मिस्टीरियस स्माइल के साथ दुनिया के किस कोने में है, इसका कोई अता पता नहीं चल सका। जब फ्रांस से लेकर अमेरिका तक मोनालिसा को ढूंढा जा रहा था, उसी
इसी बीच साल 1913 में आर्ट कलेक्टर ह्यूग ब्लेकर को समरसेट के एक घर में एक पेंटिंग टंगी हुई दिखती है। इस पेंटिंग में कोई और नहीं बल्कि मोनालिसा वाली लेडी लीसा डेल जियोकोंडो थी। ताज्जुब की बात यह है कि यह पेंटिंग मोनालिसा की कॉपी वर्जन नहीं बल्कि उसका अर्लियर वर्जन थी। माना जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने एक साथ 2 सेम पेंटिंग्स पर काम किया था। उन्होंने पहले इसे ट्रायल के तौर पर बनाया और फिर बाद में लूव म्यूजियम वाली मोनालिसा पर काम शुरू किया। हालांकि कई दावों के हिसाब से यह भी माना जाता है कि इस पेंटिंग में लीसा का चेहरा और हाथ तो लियोनार्डो डा विंची ने खुद पेंट किए थे, लेकिन बैकग्राउंड उनके किसी असिस्टेंट ने बनाया था। सेम लेडी की पेंटिंग होने के बाद भी ये पेंटिंग मोनालिसा से कई मामलों में अलग है। ये पेंटिंग मोनालिसा से 3.5 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी है। इसे मोनालिसा की तरह लकड़ी पर नहीं बल्कि कैनवास पर बनाया गया था। लियोनार्डो ने इसे पहले बनाया था, शायद इसलिए इसमें लीसा ज्यादा यंग लगती है। इसमें पीछे दिख रहे 2 कॉलम हैं जो कि मोनालिसा पेंटिंग में देखने को नहीं मिलते। ह्यूग ब्लेकर मोनालिसा की पॉपुलैरिटी की वजह से इस पेंटिंग को खरीदकर आइलवर्थ के अपने स्टूडियो में ले आए थे, इसलिए बाद में इसे आइलवर्थ मोनालिसा के नाम से जाना जाने लगा। ये बहुत ही हैरत की बात थी कि जब लूव म्यूजियम से चोरी हुई मोनालिसा दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी और फ्रांस की पुलिस दिन रात एक कर 2 साल से मोनालिसा को ढूंढने में लगी हुई थी। उसी बीच अचानक से अनजाने में ही एक दूसरी मोनालिसा की खोज हो गई। हालांकि जिस लूव म्यूजियम से चोरी हुई मोनालिसा की तलाश थी, उसका किसी को कोई अता पता नहीं था। उसे पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा था, जबकि असल में मोनालिसा लूव म्यूजियम से सिर्फ 2 मील की दूरी पर एक छोटे से अपार्टमेंट में छुपी हुई थी। इस अपार्टमेंट में विंचेंजो पेरुजिया रहता था, जिसने लूव म्यूजियम से मोनालिसा को चुराया था। मोनालिसा को चोरी करने के बाद पेरुजिया सीधे अपने अपार्टमेंट में ही आया था। उसने घर आकर पेंटिंग को एक खास तरह के वुडन ट्रंक में एक फॉल्स फ्लोर के नीचे छुपाया था। हैरानी की बात यह थी कि पेरुजिया का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसके फिंगरप्रिंट्स भी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद थे, लेकिन सिस्टम में केवल उसकी राइट हैंड की उंगलियों के निशान थे, जबकि मोनालिसा के फ्रेम पर मिली छाप उसके लेफ्ट हैंड की थी। इसलिए पुलिस को उसका कोई मैच नहीं मिला था। हालांकि फिर भी जांच के दौरान पुलिस ने पेरुजिया के घर पर 2 बार छापा मारा था, लेकिन पेरुजिया की चालाकी की वजह से उन्हें वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्हें पेरुजिया के घर की तलाशी लेते हुए एक बार को भी भनक नहीं लगी कि मोनालिसा बिल्कुल उनकी नाक के नीचे छुपी थी। पेरुजिया ने जितने सीधे साधे तरीके से चोरी को अंजाम दिया था, उसी तरह वो बहुत ही आसानी से पुलिस के सामने होकर भी बच गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि शातिर चोर विंचेंजो पेरुजिया एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। 2 सालों तक पेंटिंग को अपने पास रखने के बाद पेरुजिया की बेताबी बढ़ने लगती है। उसने जब मोनालिसा को चोरी किया था तो उसका प्लान था कि वो इसे इटली ले जाएगा, लेकिन चोरी होने के बाद मोनालिसा का केस बड़ा बन चुका था और फ्रांस के चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही थी। पकड़े जाने के खतरे की वजह से वो जैसे तैसे 2 सालों तक चुपचाप पेंटिंग को एक ही जगह अपने अपार्टमेंट में रखे रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो उसे किसी को सौंप कर छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए वो दिसंबर 1913 में इटली के एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी को एक खत लिखता है। उसमें उसने लिखा था कि लियोनार्डो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग फ्रांस के लूव म्यूजियम में नहीं बल्कि इटली की उफीजी गैलरी में होनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाला इटली का था। लेटर में नीचे उसने अपना नाम लियोनार्डो लिखा था। इस खत को पढ़ने के बाद अल्फ्रेडो गेरी काफी क्यूरियस हो गए। उन्होंने उफीजी गैलरी के डायरेक्टर जियोवानी पोजी से इस बारे में चर्चा की और फिर खत का जवाब देते हुए पेरुजिया को इटली के फ्लोरेंस आने का न्योता दिया। इसके बाद किसी तरह बचते बचाते विंचेंजो पेरुजिया मोनालिसा को अपने साथ लेकर फ्लोरेंस आ जाता है और वहां एक होटल में ठहरता है। वो 10 दिसंबर 1913 को अल्फ्रेडो गेरी के ऑफिस जाता है और उन्हें बताता है कि वो लियोनार्डो विंचेंजो है, जिसने उन्हें मोनालिसा को लेकर खत लिखा था। वो यहाँ अल्फ्रेडो से डील करता है कि वो उन्हें मोनालिसा दे तो देगा, लेकिन बदले में उसे $6,50,000 चाहिए। अल्फ्रेडो गेरी यहाँ बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो और उफीजी गैलरी के डायरेक्टर जियोवानी पोजी ये कंफर्म करना चाहते हैं कि उसके पास ओरिजिनल मोनालिसा है। इसके बाद प्लान बनता है कि अगले दिन अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी उसके होटल रूम आएंगे, जहां वो उन्हें मोनालिसा दिखाएगा। जब डील हो जाती है तो विंचेंजो पेरुजिया काफी ज्यादा खुश था। एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि मोनालिसा 400 साल बाद ही सही पर उस शहर में वापस आ गई थी जहां उसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। वहीं दूसरी ओर उसे मोनालिसा के बदले $6,50,000 मिलने की भी खुशी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने इस तरह खुद अपने
पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 11 दिसंबर 1913 को अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी पेरुजिया से मिलने उसके होटल रूम पहुंच जाते हैं। अल्फ्रेडो ने पहुंचते ही पेरुजिया से पेंटिंग के बारे में पूछा। पेरुजिया काफी हड़बड़ी में था। उसने बिस्तर के नीचे से अपना वुडन ट्रंक निकाला, उसको बेड पर रखा, उससे कपड़े हटाए। कपड़ों के नीचे एक खुफिया जगह बनी हुई थी, उसके अंदर से उसने पेंटिंग बाहर निकाली। अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी ने जब उस पेंटिंग को देखा तो उन दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि उनके सामने असली मोनालिसा है। पेरुजिया को उनके हाव भाव देख के लगा कि उन्हें पेंटिंग के असली होने की तसल्ली हो गई है, इसलिए वो उठा और उसने पेंटिंग के बदले अपने पैसे मांगे। अल्फ्रेडो ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे उसके पैसे कुछ ही देर में मिल जाएंगे। इसके बाद अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी मोनालिसा को लेकर होटल से बाहर आ गए। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद विंचेंजो पेरुजिया के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। उसे लगा कि उसके लिए पैसों से भरा सूटकेस आया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी जिसके पास उसके लिए हथकड़ी थी। अल्फ्रेडो गेरी और जियोवानी पोजी ने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने फौरन पेरुजिया को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पेरुजिया पर इटली के ही कोर्ट में चोरी का मुकदमा चला। अपनी गवाही में उसने कहा कि उसने एक आम राष्ट्रीय गर्व के कारण किया था, क्योंकि उसका मानना था कि नेपोलियन के समय मोनालिसा को इटली से लूट लिया गया था। लेकिन वो गलत था, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची खुद इसे 1516 में फ्रांस लेकर गए थे और एक दावे के हिसाब से किंग फ्रैंकोइस I ने इसे कानूनी रूप से लियोनार्डो से खरीदा था। पेरुजिया को चोरी का दोषी मानते हुए 1 साल 15 दिन की सजा सुनाई गई, लेकिन मोनालिसा को फिर से इटली लाने की वजह से वो इटली के लोगों का हीरो बन गया था। इसलिए पब्लिक की लगातार अपील के बाद उसे सिर्फ 7 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। मोनालिसा के मिलने के बाद उसे कई दिनों तक इटली के बड़े बड़े शहरों में घुमाया गया और फिर आखिरकार जनवरी 1914 में मोनालिसा को लूव म्यूजियम में वापस पहुंचा दिया गया। जिस तरह घर से रूठकर भागा बच्चा वापस लौट आता है और उसे घर में बाकी बच्चों से ज्यादा प्यार मिलता है, उसी तरह न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का प्यार मोनालिसा पर उमड़ पड़ा था। चोरी की घटना के बाद मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई थी। मोनालिसा को जब वापस लूव म्यूजियम में लगाया गया तो पहले 2 दिन में ही देश विदेश से 1,20,000 लोग सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए आए। मोनालिसा की पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई और उसके नाम पर कार्टून्स, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टकार्ड, सॉन्ग्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार उसकी जगह से बदला गया ताकि वो जर्मन्स के हाथ ना लग जाए। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया उसके बाद ही इसे वापस लूव म्यूजियम में लाया गया, लेकिन इसके बाद भी इसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। एक बार किसी टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंक दिया तो वही एक बार किसी ने इस पर एसिड फेंक कर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद से ही मोनालिसा को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाता है और इंतजाम ऐसा किया गया है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो इसे कोई नुकसान ना हो। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोग लूव म्यूजियम आते हैं, जिनमें से 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को देखने आते हैं। जहां लोग इसकी रहस्यमयी मुस्कान और इसकी शानदार डिजाइन पर फिदा है, तो वही मोनालिसा के कई आलोचक भी है जिनका मानना है कि ये पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हुई है, जबकि दुनिया में इससे बेहतर पेंटिंग्स मौजूद है। फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार मोनालिसा पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़ों के हिसाब से इसकी कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है। साल 1962 में मोनालिसा को प्रदर्शन के लिए अमेरिका लाया गया था। तब इसका $100 मिलियन में इंश्योरेंस हुआ था। गुजरते वक्त के साथ इसकी वैल्यू और भी बढ़ती गई। आज इसकी कीमत $970 मिलियन है, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से मोनालिसा 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी इसे कोई खरीद नहीं सकता।